अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ डॉक्टर असद अली। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका मेन टॉपिक है रिपीट ब्रीडिंग। तो रिपीट ब्रीडिंग ये पाकिस्तान की डेयरी इंडस्ट्री में बहुत ही अहम टॉपिक है जो कि बांझपन का सबब बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है कि अगर हमें कोई फार्मर कहता है कि मेरी गाय बार बार रिपीट हो रही है, मतलब वो कंसीव नहीं कर रही या वो गब्बन नहीं हो रही, तो हम किस तरह चेक करेंगे कि ये एक वाकई रिपीट ब्रीडर है या नहीं। तो इसका एक क्राइटेरिया है कि वो जानवर उसमें स्ट्रेस साइकिल नॉर्मल होना चाहिए, मींस कि वो 21 दिन का होना चाहिए। उसके बाद है कि हम इसका स्ट्रेस पीरियड चेक करेंगे कि वो जो हीट रखती है क्या वो 24 घंटे रखती है या उससे कम या ज़्यादा रखती है। इसके बाद हम आते हैं कि इसमें कोई, अगर हम अल्ट्रासाउंड से चेक करते हैं कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है वो नॉर्मल है या उसमें कोई अबनॉर्मलिटी है, वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसको हमने 2 से ज़्यादा दफ़ा एआई की हो या एक फर्टाइल बॉल से हमने इसको क्रॉस करवाया हो, नेचुरल ब्रीडिंग की हो, अगर ये चीज़ें सब नॉर्मल हैं तो ये उस में आती है कि ये रिपीट ब्रीडर, इसको हम रिपीट ब्रीडर कह सकते हैं। अब हम आते हैं कि आगे इस मेन है रिपीट ब्रीडर की। अगर फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो रिपीट ब्रीडर है ना, ये इसमें एक तो फर्टिलाइजेशन फेलियर हो जाता है, मींस के एग और स्पर्म आपस में नहीं मिलते, तो इसकी वजह से भी वो रिपीट ब्रीडिंग की तरफ जा सकती है। और दूसरी वजह कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है, मींस कि जब एम्ब्रियो बनता है तो या जाइगोट बनता है तो वो अर्ली दिनों में उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हम इसकी देखते हैं कि पैथोलॉजिकल काजेज़ क्या हैं या टाइप्स जो है, वो कहते हैं कि इसके जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है ना उसमें अगर कोई डिफेक्ट्स आ जाए, मींस के सर्विक्स का कोई सर्विक्स अनडिवेलप्ड है या उसमें जो यूट्रस है वो छोटी हो गई है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि जो गमीट्स में कोई अबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, मींस के बाई बर्थ कोई उनमें प्रॉब्लम होता है, जेनेटिकल डिफेक्ट्स होता है उनमें, मींस के स्पर्म्स टेस्टिकुलर अट्रोफी हो तो उसमें स्पर्म प्रोडक्शन ठीक से नहीं होती या एनोवुलेशन होती है, मींस के ओवुलेशन नहीं हो रही, तो ये भी इसकी एक पैथोलॉजिकल वजह बन सकती है रिपीट ब्रीडिंग की। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें इन्फेक्शन तो नहीं है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, अगर तो इन्फेक्शन है तो उससे भी चांसेस होते हैं कि वो कंसीव ना करे, क्योंकि अगर एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन होगी तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकेगा एम्ब्रियो। उसके बाद हम आते हैं कि मैनेजमेंटल प्रॉब्लम कौन से हो सकते हैं। मैनेजमेंटल प्रॉब्लम में एक ये वजह है कि एआई का टाइम जो होता है वो हम सही नहीं करते, तो इस वजह से भी रिपीट ब्रीडिंग की तरफ ये जानवर जा सकता है। और उसके बाद अगर वो एआई करने वाला आया तो उसने सही से हैंडल नहीं किया सीमन को, तो ये भी एक वजह है कि रिपीट ब्रीडिंग हो सकती है इसकी वजह से। उसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजमेंट में और कौन सी हाउसिंग नहीं है, हाउसिंग अच्छी नहीं है। ये चंद एक रीज़न्स हैं जो रिपीट ब्रीडिंग की तरफ लेके जाती हैं जानवर को। उसके बाद है कि अब हमने इसका हार्मोन इम्बैलेंस या हार्मोनल डिसफंक्शन हो जाए तो उससे भी एनोवुलेशन होती है, मींस कि एक अंडा जो होता है वो रिलीज़ नहीं होता, तो इससे भी जो स्पर्म की वो एजिंग हो जाएगी। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो रिपीट ब्रीडिंग की तरफ ले जाती हैं जानवर को। अब हम इनका देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या करना है हमने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जानवर डिवर्मिंग करेंगे, उसके बाद हमने उसको मिनरल्स देने हैं ताकि उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है वो पूरी हो जाए। उसके बाद हमने इसको हीट पे लेके आना है, हार्मोन्स यूज़ करने हैं, हीट पे ले आएंगे जानवर को और हीट मिस करवाएंगे। पहली हीट जब हीट पे आएगा तो उसको मिस करवाएंगे, दूसरी पे हमने उसको ब्रीडिंग उसकी करवानी है। तो ब्रीडिंग का टाइम प्रॉपर हमें पता होना चाहिए कि हमने कब करवानी है। उसके बाद और ट्रेन पर्सन हो जो हम एआई करने के लिए आए, तो इससे भी हम इसको मतलब कम कर सकते हैं रिपीट ब्रीडिंग के जो ज़्यादा खतरे हैं। तो इसके बाद हम आते हैं कि इसको एंटीबायोटिक्स लगानी है, और एआई जब हमने करनी है ना वो दो दफ़ा करनी है, मतलब कि 12 घंटे के गैप से। और पहली एआई के बाद 6 घंटे पहले एआई के बाद हमने 6 घंटे के वक्फे से जीएनआरएच भी लगाना ताकि उसकी वो जो ओवुलेशन है वो अच्छी हो और उसमें कार्पस ल्यूटियम वो बने और उसकी ज़्यादा पीक हो, तो इससे ये मतलब सर्वाइव करने के चांस ज़्यादा होते हैं और ये इस रिपीट ब्रीडिंग से हम बच सकते हैं। उसके बाद है कि एंटीबायोटिक्स 5 से 7 देना, साथ हमने मिनरल्स भी स्टार्ट कर देने। हम देखते हैं कि रिपीट ब्रीडिंग किस वजह से होती है या इसके इंसिडेंस कब होता है। तो जब एक आपके पास हार्ड इंक्रीज़ हो जाए
तो इस वजह से रिपीट ब्रीडिंग हो सकती है। हार्ड इंक्रीज़ हो जाए या मिल्क प्रोडक्शन अगर वो जानवर ज़्यादा दे रहा है तो इससे भी चांसेस होते हैं कि वो रिपीट कर जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि एआई के आने से क्या मतलब इसमें क्या तब्दीली आई है कि रिपीट ब्रीडिंग क्यों ज़्यादा हो रही है। तो एआई के आने से ये होता है कि वो जो एआई करने के लिए आता है ना, वो प्रॉपर टाइम नहीं उसको पता चलता कि एआई हमने करनी कब है। अगर वो अनट्रेनड पर्सन है तो उसको सही पता नहीं लगेगा टाइम का, तो इससे भी ये रिपीट ब्रीडिंग की तरफ जा सकते हैं। या उसने जो फ्रोज़न सीमन है उसको था सही नहीं किया, तो ये भी एक वजह इसकी हो सकती है। उसके बाद अब हम आते हैं कि अगर जानवर ओवुलेशन उसकी सही नहीं हो रही तो हम उसको साथ GnRH लगाएंगे और LH या HCG इसके इंजेक्शन भी लगा दें ताकि उसकी वो प्रॉपर CL बने और वो सर्वाइव करने के चांस उसके इंक्रीज़ हो जाएं। और साथ हम प्रोजेस्टेरोन पोस्ट ब्रीडिंग जब एआई कर लेते हैं या ब्रीडिंग करवाने के बाद हम उसको साथ प्रोजेस्टेरोन भी लगाते हैं ताकि वो प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब हम इस वीडियो को कंक्लूजन में ये आपको मैंने बताया कि रिपीट ब्रीडिंग होती क्या है, रिपीट ब्रीडर हम किसको कहते हैं और इसका जो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं और उनको हमने किस तरह से हल करना है या किस तरह से हमने उनका ट्रीटमेंट करना है। तो ये मैंने इस वीडियो में बताने की आपको कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह आप अगर ये चीज़ें जो मैंने बताई अगर आप इनको मद्देनज़र रखेंगे तो आप रिपीट ब्रीडिंग से बच सकते हैं और आपका जानवर कभी भी रिपीट नहीं होगा। आपने उसको न्यूट्रिशन अच्छी रखनी है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी करनी है, हाउसिंग अच्छी करनी है और जो साथ हार्मोन्स मैंने बताए हैं अगर ये भी साथ आप इनको फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह इन चीज़ों से बच सकते हैं। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। थैंक यू।